नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास 10th की साइंस में। और हम कवर करेंगे 2026 जो 27 का जो सेशन स्टार्ट हो रहा है उसके लिए हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और हम कंप्लीट सिलेबस करेंगे। आपको नोट्स मिलते रहेंगे, क्लास में आपको नोट डाउन कर लेना है, लगातार बने रहना है शुरू से लेकर के लास्ट तक। सबसे पहले हम थ्योरी यानी नोट्स बनाएंगे, फिर नोट्स के बाद में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। यानी इस प्रकार से हमारा एक पूरा प्रोसेस चलता रहेगा और पूरा कंप्लीट सिलेबस कराएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी रुपया पैसा के। ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को सपोर्ट करना है और डेली क्लास को लेना है, क्योंकि डेली क्लास लोगे तभी आप में क्या आएगा, इंप्रूवमेंट आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो लगातार बने रहना है। आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, अर्थात केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है क्या, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, यानी केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ यानी जो एक सबस्टेंस है वो दूसरे पदार्थ में अदार्थ अदर सबस्टेंस में दूसरे पदार्थ में स्थायी रूप से यानी परमानेंटली बदल जाता है, चेंज हो जाता है, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, केमिकल रिएक्शन कहलाती है। उदाहरण के लिए आपकी बुक में दिया हुआ है सब कुछ। पहला है लोहे पर जंग लगना। देखिए, लोहे पर जंग लगेगी तो नया पदार्थ बनेगा और जंग का सूत्र क्या होता है, Fe2O3 होता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनता है, एक नया पदार्थ बनता है, लेकिन वो भी क्या बनता है, स्थायी रूप से नया पदार्थ बनता है। ठीक है, जैसे अंगूर का किण्वन अर्थात फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। देखिए, अंगूर का जब किण्वन कराते हैं तो नया पदार्थ बनेगा, मतलब जो आपकी शराब वगैरह है ये इससे ही बनाई जाती है। आगे है भोजन का पकना। भोजन का पकना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट है शरीर में भोजन का पाचन अर्थात डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट है श्वसन अर्थात रेस्पिरेशन। और अगला है गर्मियों में दूध का फटना। देखिए, दूध फटेगा तो नया पदार्थ बनेगा। ठीक है, अगला है मैग्नीशियम रिबन का जलना। मैग्नीशियम रिबन जब वायु की उपस्थिति में जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, अर्थात नया पदार्थ बन गया है। और जहां पर नया पदार्थ बनता है वो भी क्या, स्थायी रूप से, उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अब सुनिए, रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं या फिर रासायनिक जो अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। अब समझिए अनुत्क्रमणीय क्या होता है। देखिए, जो आपका दूध है, दूध का एग्जांपल लीजिए, दूध है और दूध किस में चेंज होता है, आगे चल करके दही में चेंज होता है। किस में चेंज होता है, दही में। क्या हम इस दही से फिर से दूध बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते हैं। मतलब दूध से दही बन सकता है लेकिन दही से दूध नहीं बना सकते हैं। अर्थात जो अभिक्रिया एक ही दिशा में चलती है अर्थात वन डायरेक्शन होती है, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। और जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ये हमेशा एक ही दिशा में चलती है अर्थात वन डायरेक्शन में चलती है, इसलिए रासायनिक जो अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। आई होप ये वाला जो शब्द है ये समझ में आ गया होगा कि अनुत्क्रमणीय क्या होता है। ठीक है, और देखिए ये जो एग्जाम्पल है ये आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है या फिर रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, क्योंकि हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है एक रासायनिक परिवर्तन के दौरान निम्न परिवर्तन दिखाई देते हैं। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है तो हमें क्या क्या दिखाई देगा, मतलब कौन से परिवर्तन हमें दिखाई देंगे कि एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया होगी तो हमें इन परिवर्तनों में से कोई भी परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं, सभी परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं।
लेकिन कम से कम एक तो दिखाई जरूर देगा, और पूरे भी दिखाई दे सकते हैं, दो भी दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो पहला है अवस्था में परिवर्तन। देखिए कोई भी अगर पदार्थ है वो दूसरे पदार्थ में चेंज होगा तो उसकी अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और आप जानते हो क्या कि जो अवस्था है जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं, जो अवस्था है वो भी तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव्य, और तीसरी होती है गैस। इंग्लिश में बोले तो फर्स्ट होती है सॉलिड, सेकंड होती है लिक्विड, और थर्ड होती है गैस। तो हम तीन अवस्था होती है यहां पर लिख लेते हैं। तो पहली तो कौन सी हो गई है? ठोस अवस्था अर्थात सॉलिड स्टेट। दूसरी हमारे पास हो गई क्या? द्रव अवस्था अर्थात लिक्विड स्टेट। और तीसरी क्या हो गई है? गैस अवस्था अर्थात गैसेज स्टेट। ठीक है, तो हमें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। दूसरा है आपका रंग में परिवर्तन अर्थात चेंजेस इन कलर, अर्थात कलर भी चेंज हो सकता है। तीसरा है आपका गैस का निकास या उत्सर्जन, अर्थात जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में चेंज होता है तो गैस भी बाहर निकल सकती है। ठीक है, निकास या उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकलना। ठीक है, अगला है चौथा है तापमान में परिवर्तन। तो जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदलता है रासायनिक अभिक्रिया में तो आपका तापमान में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। या तो ताप क्या होगा? बढ़ेगा, या फिर ताप क्या होगा? कम होगा। तो ये चार परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से रासायनिक परिवर्तन के दौरान कौन से परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं या फिर कौन से परिवर्तन दिखाई नहीं दे सकते? ऑप्शन में ऐसे दे सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ रहा है रासायनिक समीकरण के बारे में अर्थात केमिकल इक्वेशन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो क्या है रासायनिक समीकरण? किसी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। या फिर हम बोल सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैं से बोलूं कि मैग्नीशियम जो है ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है। अर्थात जो मैंने कथन बोला है अभिक्रिया का, इसको एक समीकरण के हम समीकरण के रूप में व्यक्त कर दूं तो वही क्या हो जाएगा? रासायनिक समीकरण हो जाएगा। जैसे मैग्नीशियम है, जैसे मैं इस लाइन को बोलता हूं मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो इस अभिक्रिया को देखिए इस समीकरण के रूप में मैंने क्या कर दिया है? व्यक्त कर दिया है। अब देखें जो रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण में जो भाग लेते हैं अर्थात पार्टिसिपेट करते हैं जो पदार्थ, उनको हम क्या किस तरफ लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड है। ये क्या है? बायां सिरा है। क्या है? बायां सिरा। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक बोलते हैं। तो इस तरफ कौन है? अभिकारक है अर्थात रिएक्टेंट है। तो इस तरफ आपके हो गए हैं अभिकारक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। और ये कौन सा सिरा है? ये आपका बायां सिरा है। तो ये हो गया है बायां सिरा। तो बाएं सिरे की तरफ क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं। तो यहां पर इस समीकरण में अभिकारक कौन है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। और एक से अधिक पदार्थ होने पर उनके बीच में क्या लगाया जाता है? प्लस का साइन लगाया जाता है। तो देखिए एक से अधिक जो पदार्थ हैं ये इस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो एक से अधिक पदार्थ होने पर अर्थात अभिकारक होने पर उनके बीच में प्लस का साइन लगाया जाता है। तो हमने प्लस का साइन लगा दिया है। अब फिर देखिए तीर का जो निशान है ये अभिकारक से उत्पाद की तरफ, अर्थात जो अभिकारक है ये आपस में अभिक्रिया करके जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। तो यहां पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये क्या है? आपका उत्पाद है। उत्पाद को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये कौन सा सिरा है? ये है आरएचएस साइड, अर्थात ये दायां सिरा है। कौन सा सिरा है? ये दायां सिरा।
तो ये हो गया आपका दायां सिरा। ठीक है, तो आपको रासायनिक समीकरण में क्या ध्यान रखना है कि रासायनिक समीकरण में बाएं सिरे की तरफ अभिकारक को लिखा जाता है और एक से अधिक अभिकारक होने पर उनके बीच में प्लस का साइन लगाया जाता है। ऐसे ही एक से अधिक उत्पाद होने पर उनके बीच में प्लस का साइन लगाया जाता है। ठीक है, अब सुनिए, बाईं तरफ हम अभिकारक को लिखते हैं और दाईं तरफ उत्पाद को लिखते हैं। हमेशा तीर का जो निशान है ये अभिकारक से उत्पाद की तरफ लिखा जाता है। तो ये होता है, इस प्रकार से होता है क्या, आपका रासायनिक समीकरण होता है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण करते हैं। तो जो ये जल के निर्माण का जो ये वाक्य है, इसको मैं समीकरण के रूप में कैसे व्यक्त करूंगा, तो मैं ऐसे लिख दूंगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। क्योंकि जो भाग लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, अभिकारक, और अभिकारक को किस तरफ लिखते हैं, ये लिखते हैं आपके बाएं सिरे की तरफ, अर्थात एलएचएस साइड की तरफ लिखते हैं। अब ये अभिकारक अभिक्रिया करेंगे और तीर का निशान किस तरफ लगाते हैं, अभिकारक से उत्पाद की तरफ लगाते हैं। तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड बनेगा, अर्थात जल बनेगा। तो यहां पर लिख दूंगा मैं क्या, जल। तो ये बन गया है, जल बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है रासायनिक समीकरण को लिखना, अर्थात कोई भी रासायनिक समीकरण है उसको किस प्रकार से लिखते हैं, ये मैंने पीछे बता दिया है और ये आपको इस प्रकार से मैंने ये नोट्स के रूप में आपको ये दिया है। इसी प्रकार से हम हर क्लास में आगे इसी प्रकार से बढ़ते रहेंगे ताकि किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, हमारे कंसेप्ट भी बनते रहेंगे और नोट्स भी बनते रहेंगे। तो सबसे पहले जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को किस तरफ लिखते हैं, बाईं तरफ लिखा जाता है। अभी हमने समझा था कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अभिकारक, और अभिकारक को किस तरफ लिखते हैं, बाईं तरफ लिखते हैं। दूसरा देखिए, एक से अधिक अभिकारक या उत्पाद होने पर उनके बीच में प्लस का साइन लगाया जाता है, यह भी हमने समझाया था पीछे। उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है, अर्थात आरएचएस साइड की तरफ लिखा जाता है। नेक्स्ट है, तीर का निशान अभिकारक से उत्पाद की ओर लगाया जाता है। अगला है, अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था कितनी है, तीन अवस्था बताई थी, ठोस, द्रव्य और गैस, अर्थात सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो पदार्थ उसकी अवस्था को उसके सामने कोष्टक में लिखेंगे, छोटे कोष्टक में लिखेंगे। अगर ठोस होगा तो एस लिख देंगे उसके सामने कोष्टक में है, अगर वो द्रव्य होगा तो उसके सामने एल लिख देंगे कोष्टक में, अगर वो गैस रूप में होगा तो उसके सामने कोष्टक में जी लिख देंगे। अभी आपको समझाया जाएगा। तो भौतिक अवस्थाओं को उनके सामने कोष्टक में लिखते हैं। अभिक्रिया की परिस्थितियों जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं। अगर मान लीजिए टेम्परेचर दिया जा रहा है अभिक्रिया में, तो उस टेम्परेचर को अर्थात ताप को तीर के निशान के ऊपर लिखेंगे। कितना तापमान दिया जा रहा है वो तीर के निशान के रूप में लिख दिया जाएगा। अगर दाब दिया जा रहा है तो दाब को भी किसके ऊपर लिख देंगे, तीर के निशान के ऊपर लिख देंगे। ठीक है, अगर कोई कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है, उस उत्प्रेरक को भी किसके ऊपर लिखेंगे, तीर के निशान के ऊपर लिख देंगे, के ऊपर या नीचे दर्शाते हैं। अंत में अभिक्रिया को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, अर्थात बैलेंस करते हैं। अर्थात लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक और राइट हैंड साइड में उत्पाद की जो संख्या होती है उसको क्या करते हैं, बराबर करते हैं। जब बराबर कर देते हैं तो अभिक्रिया जो होती है वो बैलेंस हो जाती है, संतुलित हो जाती है। तो अभिक्रिया को संतुलित करना भी क्या है, जरूरी है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं आगे की इसकी प्रोसेस। जैसे Mg है, ये क्या है, मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है।
ठीक है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो हमने क्या बोला था कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। तो अभिकारक कौन है यहाँ पर, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर क्या है, उत्पाद है, प्रोडक्ट है। और हमने क्या बोला था कि तीर का जो निशान है ये अभिकारक से उत्पाद की ओर लगाया जाता है। और हमने क्या पढ़ा था कि अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था को उसके सामने दर्शाते हैं। तो कैसे दर्शाएंगे, तो देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम किस रूप में पाया जाता है, सॉलिड रूप में पाया जाता है। तो इसके सामने ऐसे कोष्टक लगा देंगे और किस रूप में पाया जाता है, सॉलिड में। अगर सॉलिड है तो कोष्टक में एस लिख देंगे, क्योंकि सॉलिड सॉलिड की स्पेलिंग है वो किसे स्टार्ट होती है, एस से स्टार्ट होती है। ऐसे ही ऑक्सीजन है, ये किस रूप में पाई जाती है, किस अवस्था में पाई जाती है, तो एक गैस रूप में पाई जाती है। तो इसके सामने ऐसे जी लिख देंगे, ये लीजिए जी। ठीक है। अब देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये किस रूप में पाया जाता है, इसके सामने लिख देंगे तो ठोस रूप में पाया जाता है। तो इसके सामने एस लिख देंगे, ऐसे। ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी अवस्थाओं को दर्शाया जाता है। आगे देखिए दूसरी अभिक्रिया। अब देखिए Zn है, ये H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर रहा है। H2SO4 यहां पर क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल है ये। और Zn यहां पर क्या है, जिंक है, ये लीजिए जिंक। तो यहां पर जिंक है और H2SO4 है, ये क्या है, अभिकारक है। ये दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं तो प्रोडक्ट बनाएंगे अभिक्रिया करके। तो इस तरफ क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। तो क्या बन रहा है, ZnSO4 अर्थात जिंक सल्फेट है ये क्या है, ZnSO4 जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट का सूत्र क्या होता है, ZnSO4। और साथ में ये H2, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो H2 इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस। अगले अभिक्रिया देखिए, जैसे एफ ही है, इसको क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयरन, या इसी को क्या बोलते हैं, लोहा। तो इसको बोलते हैं आयरन बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, लोहा। और ये H2 है, ये किसका सूत्र है, जल का। तो ये है जल। तो आयरन है, ये जल के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बना रहा है, फेरस ऑक्साइड बना रहा है, Fe2O3 बना रहा है। और साथ में क्या बना रहा है, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ठीक है। तो इस तरफ क्या है, अभिकारक, और इस तरफ ये क्या हो गए हैं, उत्पाद। आगे देखिए, अब सुनिए, ये क्या है, Fe है, फेरस है, इसको क्या बोलते हैं, फेरस। फेरस बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, लोहा बोलते हैं। और साथ में जल है, ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, Fe3O4 बना रहे हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। अब देखिए अगली अभिक्रिया, ये है CO, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, हर एक बात को सीखना है। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। और ये क्या है, हाइड्रोजन। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है, अब देखिए यहां पर क्या दिया जा रहा है, दाब दिया जा रहा है। ठीक है, 340। और हमने क्या बोला था, ताप, दाब और उत्प्रेरक कहां पर लिखते हैं, तीर के निशान के ऊपर। तो देखिए यहां पर दिया जा रहा है दाब, तो इसको तीर के निशान के ऊपर लिख दिया। तो 340 एटीएम दिया जा रहा है, इसको एटमोस्फियर बोलते हैं जिसको। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड H2 के साथ अभिक्रिया करता है, किस दाब पर, 340 एटमॉस्फेयर पर, तो क्या बनता है, CH3OH बन रहा है। ठीक है। अगली अभिक्रिया देखिए, जब CO2 है, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है, H2, ये क्या है, किसका सूत्र है, जल का। जब इनको सनलाइट दी जाती है, सनलाइट की उपस्थिति में, और साथ में क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल।
सनलाइट का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O मतलब जल अभिक्रिया करते किसकी उपस्थिति में, सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो क्या बनता है C6H12O6। इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज का सूत्र है, ध्यान में रखना है। तो ये क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज। साथ में बन रहा है ऑक्सीजन बन रही है, O2 का मतलब क्या है, ऑक्सीजन, तो यहां पर लिख देता हूं ऑक्सीजन। और साथ में ये क्या बन रहा है, H2O जल बन रहा है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम बोल रहे थे कि अंत में क्या करते हैं, अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। तो एक बात मैंने जो समझाया इसको मैं साफ कर देता हूं, फिर अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं वो सीख लेते हैं। तो एक बार हम इसको साफ कर लेते हैं, चलिए। तो देखिए अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, जरूर से इस क्लास को शेयर कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से हर छोटी से छोटी चीज आपको समझाई जाएगी। इसी प्रकार आप नोट्स भी साथ साथ बनाते रहना है, ठीक है। यहाँ पर क्लोरोफिल और आएगा, तो ये टाइपिंग में नहीं लिखा गया था, क्लोरोफिल, ये लीजिए। अब पहली अभिक्रिया हमारे पास क्या है, Mg+O2। Mg मतलब क्या है, मैग्नीशियम, और O2 यहां पर क्या है, ऑक्सीजन। ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, MgO। इसका क्या नाम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस अभिक्रिया को हमें क्या करना है, संतुलित करना है। संतुलित का मतलब क्या होता है, देखिए इस तरफ Mg कितना है, एक है, इस तरफ भी कितना है, एक है। तो देखिए दोनों तरफ Mg क्या है, बराबर, ऐसे बराबर करते दोनों तरफ। अब देखिए इस तरफ, देखिए ऑक्सीजन इस तरफ कितना है टोटल, इस साइड में, यहाँ पर कितना है टोटल, इस साइड में, तीर के इस साइड में। तो देखिए यहां पर है, देखिए 2 लिखा हुआ है, तो ऑक्सीजन इस तरफ कितना है, 2 है, ठीक है। अब देखिए इस तरफ ऑक्सीजन केवल देखिए एक ही है, देखिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, एक ही है। तो हमें इस एक को क्या बनाना पड़ेगा, 2, क्योंकि बराबर करना पड़ेगा ना। तो कहां पर लिखू, 2। देखिए कहां पर भी नहीं लिखना, इस तरफ भी नहीं लिखना, इस तरफ ऊपर नीचे, यहां पर लिखना होता है सामने, उसकी संख्या बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो 2 लिख दिया है। अब देखिए ऑक्सीजन तो बराबर हो गई है, लेकिन यहां पर 2 लिखने से मैग्नीशियम यहां पर कितना हो गया है, देखिए 2 लिखा दिया, तो 2 हो गया मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम इस तरफ Mg कितना हो गया, मैग्नीशियम 1 है। तो हमें इस तरफ भी 2 करना पड़ेगा ना, क्योंकि बराबर करना पड़ेगा दोनों साइड में। तो यहां पर क्या लिख दूं, 2 लिख दूं, ये 2 लिख दिया है। अब देखिए मैग्नीशियम भी बराबर हो गया। अब दोबारा चेक कर लीजिए, देखिए मैग्नीशियम इस तरफ 2 है, इस तरफ भी 2 है। इस तरफ देखिए ऑक्सीजन कितना है, 2, और इस तरफ भी कितना है, 2। देखिए यहां पर 2 लिखा हुआ ना, तो ये 2 इस ऑक्सीजन की संख्या को बता रहा है कि यहां पर 2 है। तो देखिए अब अभिक्रिया क्या हो गई है, संतुलित हो गई है, बैलेंस हो गई है। तो इस प्रकार से संतुलित करते हैं। और इस प्रकार से जो हम अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, ये कौन सी मेथड है, अभिक्रिया को कौन सी विधि द्वारा संतुलित करते हैं, तो ये जो विधि है इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि, ध्यान में रखना है, हिट एंड ट्रायल विधि, ट्रायल विधि। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि अभिक्रिया को किस विधि द्वारा, किस मेथड द्वारा संतुलित करते हैं, तो हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा अर्थात विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। अब देखिए दूसरी अभिक्रिया, देखिए इसको संतुलित करते हैं। देखिए इस तरफ Zn कितना है, 1 है, इस तरफ भी कितना है, 1 है। तो Zn दोनों साइड में क्या है, बराबर है, ठीक है। चलिए अब देखिए इस तरफ H2 कितना है, इस तरफ, तो देखिए 2 है। इस तरफ कितना है, H2, देखिए 2 है। तो H2 मतलब हाइड्रोजन भी क्या है, बराबर है। अब चलते हैं S मतलब सल्फर, S क्या है, सल्फर। S देखिए इस तरफ कितना है टोटल, S 1 है। अब इस तरफ देखिए टोटल S 1 है। तो S मतलब सल्फर भी क्या है, बराबर है। अब देखिए ऑक्सीजन O कितना है, देखिए 4 है। इस तरफ देखिए कितना है, तो देखिए इस तरफ भी 4 है। तो ये अभिक्रिया पहले से ही क्या है, संतुलित है। तो अभिक्रिया पहले से भी संतुलित हो सकती है, लेकिन आपको चेक करना है। अगर संतुलित नहीं है तो फिर संतुलित करना होता है। आगे अभिक्रिया देखिए, इसको संतुलित करते हैं। देखिए इस तरफ एफ ही मतलब फेरस कितना है, 1 है टोटल, इस तरफ 1 ही है। इस तरफ कितना है, देखिए इस तरफ टोटल 2 है।
तो हमें इस ए को क्या करना पड़ेगा, 2, क्योंकि इस तरफ कितना है 2, तो इस तरफ भी 2 ही करना पड़ेगा। तो कहां पर लिखेंगे 2, इसके आगे की तरफ, ये लीजिए 2 लिख दिया है। अब एफ ही क्या हो गया है, दोनों तरफ बराबर हो गया है। चलिए अब देख लेते हैं एच को, मतलब हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन इस तरफ कितना है 2 है, इस तरफ कितना है 2 है, तो दोनों साइड में क्या है बराबर है। अब चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ। देखिए ऑक्सीजन यहां पर कितना है, एक ही है, इस साइड में देखिए एक ही है टोटल, और इस साइड में कितना है देखिए 3 है। तो हमें इस ए को कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। तो कहां पर लिखूं, यहां पर, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना हो गया है, 3 हो गया है, दोनों तरफ बराबर हो गया है। अब दोबारा से चेक कर लो। चलिए यहां पर फेरस कितना है 2 है, यहां पर कितना है 2 है, दोनों साइड में बराबर है। अब सुनिए यहां पर हाइड्रोजन कितना है, अब देखिए यहां पर ये जो 3 है, ये इस 2 से गुणा होकर के इसकी संख्या को बताएगा, हाइड्रोजन की संख्या को। तो इस 3 को इस 2 से गुणा करो, तो इस तरफ कितना हो गया 3 दूनी 6, इस तरफ हाइड्रोजन 6 है। अब देखिए इस तरफ कितना है 2 है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा 6 करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर कितना लिखूं कि इस संख्या से गुणा, ये 2 होने पर, 2 से गुणा होने पर 6 हो जाए। तो कितना रखूं, 3 रखूं। अब देखिए यहां पर 3 रखूंगा, तो ये 3 इस 2 से गुणा होकर के कितना हो गया 6, तो इस तरह भी कितना हो गया है 6 हो गया है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए अब हाइड्रोजन क्या हो गया है, बराबर हो गया है। अब देख लेते हैं ऑक्सीजन को। देखिए ऑक्सीजन इस तरफ कितना है 3 है, देखिए ये रहा ऑक्सीजन, और इसके सामने कितना लिखा हुआ है 3। तो ऑक्सीजन इस तरफ कितना है 3, और इस तरफ भी कितना है 3। अब यह अभिक्रिया क्या हो गई है, संतुलित हो गई है, बैलेंस हो गई है। तो आपको अभिक्रिया को संतुलित करने के बाद में भी चेक करना है कि अभिक्रिया संतुलित है या फिर नहीं है। ठीक है, आगे चलिए अगली अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। चलो यह अभिक्रिया पहले से मैंने संतुलित करके लिखी है यहां पर, इसको संतुलित नहीं करना है। इसको देख लीजिए, यह अभिक्रिया भी मैंने संतुलित करके ही लिखी है, और यह अभिक्रिया भी मैंने संतुलित करके ही लिखी है। आई होप इसी प्रकार से देखिए अभिक्रिया को आपको संतुलित करना होता है। आपकी बुक के लास्ट में क्वेश्चन है इस प्रकार के कि निम्न अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। आपको खुद को करना है, नहीं आता है, मैं लास्ट में जो हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, नोट्स कंप्लीट हो जाएगी, लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। हर एक जो है आपका टॉपिक कराया जाएगा, चाहे क्वेश्चन आंसर हो या फिर कुछ भी हो, साइंस का हर एक चीज आपको कराई जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और किसी प्रकार की तकलीफ भी नहीं हो रही होगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे हमारे पास है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, ये देख लेते हैं। चलिए, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक परमाणुओं की संख्या उत्पाद परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, वो क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब अभिक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं, तो देखिए द्रव्यमान जो संरक्षण नियम को लागू करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो अभिक्रिया होती है उसको संतुलित क्यों किया जाता है। अब वो ऑप्शन में देगा कि द्रव्यमान संरक्षण को बनाए रखने के लिए, रैखिक संवेग संरक्षण को बनाए रखने के लिए, इस प्रकार से वो ऑप्शन देगा। तो क्यों करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लागू करने के लिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या करता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब देखिए जो आपके सामने ये अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में देखिए इस तरफ अगर Fe 1 है तो इस तरफ भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर इस तरफ 3 है तो इस तरफ भी 3 होना चाहिए। मतलब इस तरफ कितने टोटल परमाणु है उतने ही इस तरफ होने चाहिए। इसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं। जब दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर हो जाएगी तो वो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। मान लीजिए अगर इस तरफ 3 Fe है, मतलब आयरन है 3, तो इस तरफ भी 3 होने चाहिए। अगर मान लीजिए इस तरफ ऑक्सीजन 4 है तो इस तरफ भी 4 होने चाहिए। क्योंकि हमने पीछे देखा ना कि किस प्रकार से अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, उसी प्रकार से हम संतुलित करेंगे, उसे वो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। और क्यों करते हैं अभिक्रिया को संतुलित,
द्रव्यमान संरक्षण के नियम को बनाए रखने के लिए अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। आइए इस अभिक्रिया को हम संतुलित करते हैं। चलो, इस तरफ एफ ही कितना है, 1 है, इस तरफ कितना है, 3 है। तो इस तरफ 3 है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 3 बनाना पड़ेगा। देखिए जो 3 होता है ना, कम वाला होता है ना, उसको ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा वाला होता है ना, उसको कम नहीं कर सकते। ये ध्यान में रखना है आपको। अब देखिए ये कम है ना, तो इसको बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं करना है कि जो ज्यादा उसको कम कर रही है, ऐसा नहीं करना है, कम वाले को बढ़ाती है। तो इस तरफ एफ ही 3 है, तो इसको इस तरफ एफ ही कितना है, 1 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। तो 3 इसके सामने लिख दो यहां पर। अब इस तरफ भी एफ ही कितना हो गया, 3 हो गया है, और इस तरफ भी 3 हो गया। एफ ही का मतलब होता है आयरन, या इसको बोलते हैं क्या, फेरस बोलते हैं। अब इस तरफ देखिए, इस तरफ हाइड्रोजन इस तरफ कितना है, 2 है, देखिए 2 लिखा हुआ है एच के नीचे। और इस तरफ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, देखिए 2 लिखा हुआ है इसके नीचे। हाइड्रोजन दोनों तरफ क्या है, बराबर है। आइए अब चेक करते हैं, इस तरफ O कितना है, ऑक्सीजन एक ही है, और इस तरफ कितना है, 4 है। तो इस A को क्या करना पड़ेगा, इस तरफ 4 करना पड़ेगा ना, क्योंकि इस तरफ 4 है तो इस तरफ भी 4 होने चाहिए। तो 4 कहां पर लिखूं, इस टोटल जो H2O है ना, इसके आगे लिखूंगा 4। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर मैं 4 लिखूंगा। अब देखिए यहां पर 4 लिखने से ऑक्सीजन 4 हो गया है, और इस तरफ भी ऑक्सीजन 4 हो गया है। लेकिन सुनिए, यहां पर 4 लिखने से जो हाइड्रोजन है उसकी संख्या में परिवर्तन आ गया है। कैसे, यहां पर जो 4 है, ये जो संख्या ये इसके नीचे से गुणा होगी। जो हाइड्रोजन के नीचे 2 है, ये इससे गुणा होकर के इसकी संख्या को बताती है। ध्यान में रखना है ऐसे। तो 4 को 2 से गुणा करो, कितना हो गया, 8। तो इस तरफ ऑक्सीजन कितना है, 8 है, और इस तरफ कितना है, 2 है। तो हमें इस 2 को क्या करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। अब यहां पर मेरे को ऐसी संख्या बताइए कि यहां पर रखने पर इस संख्या 2 से गुणा होकर के वो 8 हो जाए। बताओ कौन सी संख्या रखूं। तो यहां पर क्या रख दूं, 4, क्योंकि इस 4 को इस 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया है, 8 हो गया है। अब देखिए इस तरफ भी 8 हो गया है, और इस तरफ भी हाइड्रोजन 8 हो गया है। अब ये विक्रिया क्या हो गई है, संतुलित हो गई है। अब देख लेते हैं। आइए मैं ये थोड़ा सा क्या कर देता हूं, साफ कर देता हूं, ताकि आपको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, कोई डाउट ना रहे, क्योंकि हम धीरे धीरे चलेंगे लेकिन हर एक कंसेप्ट को सीखेंगे। चलिए अब देख लेते हैं। देखिए इस तरफ टोटल परमाणु कितने हैं और इस तरफ कितने हैं। अगर दोनों तरफ परमाणु बराबर रहेंगे तो वो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। आइए, हाँ, चलिए इस तरफ एफ कितने हैं, 3। एफ की संख्या 3 है प्लस हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी है, तो 4 को 2 से गुणा करो, कितना हो गया, 8। तो 8 है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, तो देखिए ऑक्सीजन ये O है, और इसके सामने कितना लिखा हुआ है, 4। तो 4 है यहाँ पर ऑक्सीजन। तो टोटल परमाणु इस तरफ कितना हो गया है, तो 4 और 8 कितना हो गया, 12, और 12 और 3 15। तो टोटल परमाणु इस तरफ कितना है, 15। अगर इस तरफ 15 है तो टोटल परमाणु इस तरफ भी कितना होना चाहिए, 15। देख लेते हैं। आइए, तो देखिए यहां पर एफ कितने हैं, तो 3 3, तो एफ हो गए हैं। ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं, 4, तो ये लीजिए 4 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, तो 4 को 2 से गुणा करो, 8 हो गए हैं। अब इनको जोड़ लो, तो 8 और 4 12, 12 और 3 15। तो देखिए इस तरफ भी कितना हो गया, 15। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई है, संतुलित भी हो गई। ठीक है, आपको ये नहीं करना, ये तो समझाया है मैंने, ये वाला ये जो है ये आपको तो जो मैंने किया है ना संतुलित, इसको ऐसे करके इतना ही करना है। ये मैंने ऐसे दिखाया कि देखिए इस तरफ भी 15 हो गए हैं, इस तरफ भी 15 हो गए हैं। तो ये है कि आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या करता है कि अभिकारक परमाणुओं की संख्या उत्पाद परमाणु की संख्या की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब आगे देख लीजिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। तो सुनिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो क्या कहता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यह हो गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे हमारे पास एक और अभिक्रिया है, इसको हम क्या करते हैं, देखते हैं कि ये संतुलित है या नहीं है। अगर संतुलित नहीं है तो इसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, अर्थात बैलेंस करेंगे। आइए, तो देखिए इस तरफ Mg मैग्नीशियम कितना है, 1 है,
इस तरफ भी कितना है, 1 है। ऑक्सीजन यहां पर कितना है, 2 है, और इस तरफ कितना है, 1 है। तो इस ऑक्सीजन को हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरफ 2 है तो इस तरफ भी 2 ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करूं, ये जो ऑक्सीजन है इसके पूरे के सामने क्या लिख दूं, यहां पर 2 लिख दूं। यहां पर 2 लिखने से ऑक्सीजन क्या हो गया है, 2 हो गया है। लेकिन यहां पर 2 लिखने से मैग्नीशियम भी क्या हो गया है, 2 हो गया है। अब देखिए मैग्नीशियम इस तरफ कितना है, 2 है, और इस तरफ कितना है, 1 है। तो इसको 2 बनाना पड़ेगा ना मैग्नीशियम को, तभी तो बराबर होगी मैग्नीशियम। तो इसी समय क्या लिख दूं, 2। अब देखिए यहां पर 2 लिखने से मैग्नीशियम 2 हो गया है, और इस तरफ भी 2 हो गया है। देखिए ऑक्सीजन इस तरफ 2 है और इस तरफ भी कितना है, 2 है। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया क्या हो गई है, संतुलित हो गई है, बैलेंस हो गई है। आई होप आज का पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है तो इस कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट अवश्य करना है कि यहां पर समझ में नहीं आया है। अगली क्लास में हम उस डाउट को जरूर से सोल्व करेंगे। आपकी किसी प्रकार की समस्या को हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है, हमारा एक कंटेंट अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा